जदयू के भविष्य को लेकर कम से कम अगले 5 साल तक तो मुझे कोई संशय दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देने का एक बड़ा कारण भी है कि संशय तभी होगा जब नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटकर बीजेपी के हाथ में जाएगी। बिहार में निशांत की चर्चा होती है, निशांत को लाइए, निशांत को लाइए, निशांत को लाइए। तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो निशांत को रोक रही? उत्तराधिकारी नीतीश कुमार नहीं बना रहे, वजह क्या है, मूल कारण क्या है? और अगर इस कारण को नहीं निपटाया गया तो फिर पार्टी बचेगी कैसे? कि पार्टी में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि निशांत जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में निशांत को लाने की चर्चा करने वाले लोगों में 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास निशांत, उनके बाद निशांत कुमार आए। 10% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार बीजेपी की के प्लान ए के तहत आए, यानी निशांत कुमार सम्राट चौधरी वाली कुर्सी पर जाएं और नीतीश कुमार वाली कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा बैठे। आज नीतीश कुमार को यदि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो उसके पहले इस्तीफा देना होगा। ध्यान से देखिएगा इस टेक्निकल पहलू को। और आप जी जानते हैं कि जैसे ही कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, बॉल राजभवन के कोर्ट में चली जाती है। राजभवन की तरफ से बीजेपी विधायक दल के नेता को निशांत के बदले न्योता मिल गया, निशांत को न्योता न भेजकर अगर न्योता बीजेपी विधायक दल के नेता को मिल गया तो तय मानिए कि वो बहुमत भी साबित कर देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, आज एक दुखद खबर सवेरे सवेरे आई है। अजीत पवार जी का विमान हादसे में निधन हो गया है। बहुत दुखदाई खबर है। स्टार टीवी की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से हम लोग भावहीन श्रद्धांजलि उनको देते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए शक्ति भगवान दे, ये कामना करते हैं। आज एक प्रोग्राम पहले से शेड्यूल था तो ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार आए हुए हैं, लेकिन बिहार में भी हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। बिहार में भी उनका समय ले रहे हैं। घर पे आए थे, लेकिन खबरों के प्रति जो इनकी निष्ठा है और जुनून है, इसके कारण आज वो हमारे साथ हैं। अभी बात करेंगे उनसे। जो एक मौजूदा सियासी माहौल है बिहार का, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है 2 तारीख से बिहार विधानसभा का, और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो रिश्ता है रोज व रोज खराब हो रहा है। एक दूसरे पर शक की सुई चुभती जा रही है। बड़ा सवाल हो कहा जा रहा है, क्या बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को खा जाए? चुनाव से पहले भी ये बात होती थी, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर ये सुर्खियों में है। ये क्या बीजेपी जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व रहने देगी या जनता दल यूनाइटेड बीजेपी में विलीन कर जाएगा? अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार में। जी, क्या लगता है अभिषेक जी, इस तरह की चर्चा क्यों शुरू हो गई? बार बार होती है, लेकिन इस बार लगता है कि थोड़ा सा सीरियस नोट पर यह चर्चा हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड को बचाना पड़ेगा नीतीश कुमार को, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखिए सरोज जी, चूंकि आज आपने शुरुआत में जिस दुखद घटना का जिक्र किया जी उस पर हम पहले से काफी चर्चा, सुबह से अभी वहीं कई सारे प्रोग्राम में जुड़े हुए थे और उसी पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी दरमियान बिहार की चर्चा जो आपने जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर की, वो समयानुकूल है। और जब अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही जब शुरू की है, तो अजीत दादा की पार्टी में एक बात तो जरूर है कि अजीत दादा अब नहीं रहे, लेकिन पार्टी में उत्तराधिकार को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। ये बात तय मानिए कि शरद पवार के परिवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में आ चुकी है। रोहित पवार और पार्थ पवार के रूप में उनके 2 पोते राजनीति में, अजीत पवार के बेटे और एक शरद पवार के बड़े भाई के पोते, ये सब जी के सब राजनीति में है। तो उस परिस्थिति में यदि आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड में इस तरह की कोई फ्यूचर लीडरशिप नहीं है। और जब फ्यूचर लीडरशिप जनता दल यूनाइटेड में नहीं है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टियों को ढूंढती रहती है। अब आप देखिए, नवीन पटनायक का उदाहरण ताजा उदाहरण है। नवीन पटनायक को के साथ क्या हुआ, वोट प्रतिशत उनका ज्यादा था और सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आ गई। हालांकि कल द हिंदू ने परसों 26 जनवरी को ही एक डिटेल्ड स्टोरी की है कि महाराष्ट्र में किसी बूथ पर फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के बीच में कितना अंतर है। फॉर्म 17C जी होता है जो बूथ पर से पोलिंग एजेंट को दिए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं कितनी पोलिंग हुई, और फॉर्म 20 होता है जो काउंटिंग सेंटर पर उस बूथ का मिलान किया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखा जा रहा है कई सारे मामलों में।
और ये बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन चूंकि चर्चा आज हम उसकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रासंगिक इसलिए है नवीन पटनायक की पार्टी की चर्चा, क्योंकि नवीन पटनायक की पार्टी भी इसी तरह के हालात से दो चार हुई, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को लेकर चर्चा होती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में कम से कम कुछ लोग हैं जो पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। नवीन पटनायक की पार्टी में पार्टी बचाने की कोशिश करने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने इतना नजदीकी घेरा कोई बनाया नहीं था। नीतीश कुमार ने अपने करीबी लोगों की एक पूरी टीम तैयार की है। अब उसमें कुछ के बारे में लोग कहते हैं कि ये प्रो भाजपा है, कुछ के बारे में लोग कहते हैं कि ये प्रो मंडल पॉलिटिक्स करने वाले हैं। तो पार्टी बचाने की कवायद में लगे हुए लोगों की संख्या जनता दल यूनाइटेड में अब भी बहुत ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने शरणागत होने वाले लोगों की, जिन लोगों की चर्चा होती है, वैसे लोगों की तादाद उंगलियों पर है। तो जेडीयू के भविष्य को लेकर कम से कम अगले 5 साल तक तो मुझे कोई संशय दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देने का एक बड़ा कारण भी है कि संशय तभी होगा जब नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटकर बीजेपी के हाथ में जाएगी। लेकिन अब जिस प्रकार की नई संवैधानिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 में की गई, संविधान पीठ के द्वारा, उसके बाद तो यह तय हो चला कि मुख्यमंत्री को हटा पाना अब बेहद मुश्किल काम होगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी, हम आपको टोक रहे हैं। आप दो चीज की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराधिकारी कौन है। जैसे आपने अजीत पवार जी का उदाहरण दिया कि वहां तो तय है, उत्तराधिकारी आ भी जाएगा। बिहार में निशांत की चर्चा होती है, निशांत को लाइए, निशांत को लाइए, निशांत को लाइए। तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो निशांत को रोक रही? उत्तराधिकारी नीतीश कुमार नहीं बना रहे, वजह क्या है, मूल कारण क्या है? और अगर इस कारण को नहीं निपटाया गया तो फिर पार्टी बचेगी कैसे? देखिए, निशांत को लाइए वाली चर्चा करने में तो पार्टी में लगभग सभी लोग हैं। अब इक्का दुक्का लोग होंगे जो निशांत को नहीं लाना चाहते होंगे। और मुझे अभी ये नहीं पता कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि निशांत आए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन पक्की जानकारी मेरे पास नहीं है कि निशांत आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि पार्टी में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि निशांत जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में निशांत को लाने की चर्चा करने वाले लोगों में 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास निशांत, उनके बाद निशांत कुमार आए। 10% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार बीजेपी की के प्लान ए के तहत आए, यानी निशांत कुमार सम्राट चौधरी वाली कुर्सी पर जाएं और नीतीश कुमार वाली कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा बैठे। तो निशांत को कहने का मतलब यह है कि लाना तो ज्यादातर लोग चाहते हैं, लेकिन सबकी मंशा एक नहीं है। यहां तो लेकिन पटना में तो है कि भाई कि अगर 1 नंबर की कुर्सी से नीतीश हटेंगे तो उसमें निशांत को जाना है। जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे लोगों से बात होती है, कहती है 1 नंबर कुर्सी पर तो जनता दल यूनाइटेड है, बैठेंगे तो निशांत ही बैठेंगे, अगर दूसरा कैसे बैठेगा? मामला कम से कम, सरोज जी, यहाँ मामला कम से कम इस विधानसभा के अंकगणित को देखते हुए सीधे सीधे फ्लैट खबर चलाने की बनती नहीं है। अब आप जानते हैं कि जैसे ही भाई निशांत तब मुख्यमंत्री बनेंगे ना जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे जी, और जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो राजभवन के पाले में गेंद जाएगी। ये 2022 वाली स्थिति तो है नहीं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में गए तो 162 एमएलए हो रहे थे और वहां बीजेपी कुछ कह भी नहीं पा रही थी, कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। बकायदा राजभवन के गेट पर नीतीश कुमार कह भी रहे थे, आपको याद होगा, शायद आप वहां रहे भी होंगे, हो सकता है कि वो कह भी रहे थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, अब उनको बनाना है तो बना ले अपना। यही नीतीश कुमार ने कहा था ना 9 अगस्त 2022 को। यही बात हुई थी, यही बात हुई थी, हम थे वहां जी। आज क्या वो कहने की स्थिति में है? नहीं है। आज दरअसल बीजेपी के पास 108 एमएलए तो पैक है, कम से कम अभी जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। जब तक लोजपा विधायक दल में विभाजन नहीं होता है, जब तक वो पार्टी टूटती नहीं है, तब तक तो 89 बीजेपी के और 19 लोजपा के, 108 का नंबर उसके पास पैक है। पिछली बार जब नीतीश कुमार छोड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 77 बीजेपी के अपने और 4 जीतन राम मांझी के, यानी 77, 4, 81 एमएलए से ऊपर वो बढ़ नहीं पा रहे थे। तो पिछली बार तो नीतीश कुमार ये तंज भी कर रहे थे कि अब जाए बना ले, उनको बनाना है तो इस्तीफा देके 2022 में। आज नीतीश कुमार को यदि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो उसके पहले इस्तीफा देना होगा। ध्यान से देखिएगा इस टेक्निकल पहलू को। और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, बॉल राजभवन के कोर्ट में चली जाती है।
राजभवन के कोर्ट में जब चली जाएगी और बीजेपी आज 108 एमएलए मिनिमम पर बैठी हुई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने से बाज आएगी? राजभवन की तरफ से बीजेपी विधायक दल के नेता को निशांत के बदले न्योता मिल गया, निशांत को न्योता न भेजकर अगर न्योता बीजेपी विधायक दल के नेता को मिल गया, तो तय मानिए कि वो बहुमत भी साबित कर देगा। जैसे इस विधानसभा का अंक गणित है, जिसको गवर्नर ने बुला लिया वही बहुमत साबित कर देगा, वही साबित कर नीतीश कुमार के हाथ में बाजी तभी तक है जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। वो आसीन है तो उन्हें कोई हटा नहीं सकता, कोई फ्लोर टेस्ट ला नहीं सकता बिना नीतीश कुमार के, ना कोई गवर्नर कह सकता है। अब आज की तारीख में बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए लाएगी तो राजद की तरफ से एक रटा रटाया बयान आप लोगों को मिलेगा, पटना में हम लोगों को मिलेगा प्रेस विज्ञप्ति। सांप्रदायिक पार्टियों के फिरका परस्त ताकतों के प्रस्ताव का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन नहीं करेगी। एक लाइन का प्रस्ताव आपको हमको सबको मिल जाएगा। कांग्रेस माले सबकी तरफ से यही होगा कि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन हम नहीं करेंगे। तो इस बात को भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार को बिना समर्थन दिए भी समर्थन मिल जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव तो ला नहीं सकती सत्ता से अलग होकर के, और फ्लोर टेस्ट के लिए राजभवन से कहा नहीं जा सकता है। अब तो आज की स्थिति में कोई कहे कि नीतीश कुमार को हटा देंगे, तो वही वो टेक्निकल पहलू है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप सवाल जो पूछ रहे हैं कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार के बाद बना दिया जाएगा, लेकिन बनाने के पहले इस्तीफा भी देना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। एकदम बहुत बड़ी बात आपने बताई, ये टेक्निकल पॉइंट अभी बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है जो आपने बताई, और इससे साफ हुआ कि इतना आसान नहीं होगा निशांत को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना। एक जो डेवलपमेंट है अभिषेक जी, अख्तरुल ईमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा दी है उनको। AIM के नेता है और विधायकों की संख्या आप जान ही रहे हैं, तो ये क्या मिशन 100 के तहत ये है एक डैमेज कंट्रोल वाला कार्यक्रम भाजपा से बचने के लिए नीतीश कुमार इस तरह की चीजें, अख्तरुल ईमान को सुरक्षा बढ़ा देना, उनको ज्यादा सुरक्षा देना, कल ही नोटिफिकेशन हुआ है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। क्या लगता है इसके पीछे क्या है? नहीं, वो तो देखिए स्वाभाविक है कि आजकल सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे दी जाती है, आप भी जानते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अख्तरुल इमाम तो नीतीश कुमार की प्रशंसा करते ही रहे हैं, मतलब कभी वो जेडीयू उम्मीदवार भी हुआ करते थे किशनगंज लोकसभा से, बीच में मैदान छोड़कर चले गए थे। फिर बाद में नीतीश कुमार से उनके रिश्ते कभी खराब नहीं हुए हैं। तो अख्तरुल इमाम को उसको सुरक्षा देने का मतलब साफ है कि किसी तरह का कोई घेराबंदी उनकी करने की कोशिश हो तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राज्य सरकार के पास कम से कम इनपुट्स तो मिलती रहेगी कि अख्तरुल इमाम का मूव क्या है। और वैसे भी वो पार्टी कम से कम जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ा, वो पूरी की पूरी पार्टी और विधायक दल ही जेडीयू में मर्ज कर जाएगा। तो अभी उस पार्टी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। दरभंगा में कांग्रेस की मीटिंग थी, राजेश राम भी थे, अल्लाह बरू भी थे, बहुत हंगामा हुआ, पैसे की लेन देन की बात हुई कि टिकटों को बेचा गया। राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग की थी, आपकी जानकारी में है कि कांग्रेस को मजबूत करना है, सृंजन होगा। तो एक जगह कार्यकर्ता गुस्से में है, राहुल गांधी सृंजन की बात करते हैं, तो इस विवाद में कहीं ना कहीं राजेश राम और अल्लाह बरू कहीं बलि के बकरा तो नहीं बनेंगे, हटाया तो नहीं जाएगा उनको? देखिए प्रभारी को हटाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रभारी बदले जाते रहे, एक राज्य से दूसरे राज्य का प्रभार दिया गया, ये सब चलता रहता है। अध्यक्ष के रूप में अब देखिए है क्या, अध्यक्ष तो आप ये बिल्कुल 2007 की इंडियन क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप वाली जी, राहुल द्रविड़ की टीम, मुझे लगता है कि धोनी ने जो वर्ल्ड कप जीता उससे ज्यादा ताकतवर टीम राहुल द्रविड़ के पास थी। तो राजेश राम को तो आपने राहुल द्रविड़ बना दिया, ऊपर से ग्रेग चैपल बिठा दिया था। जैसे बीसीसीआई ने 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई, आपको याद होगा जी, 2007 के वर्ल्ड कप में, उसी तरह से यहाँ एक ग्रेग चैपल आपने बिठा दिया। कृष्णा अल्लावरू की, देखिए मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, कृष्णा अल्लावरू को जितना मैं जानता हूं वो पार्टी के लिए दिन रात सोचने वाले आदमी है, लेकिन बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, बिहार का जो मिजाज है, उस मिजाज को वो पढ़ नहीं पाए, और फिर आपका सारा टैलेंट धरा रह जाता है जब आप मिजाज को नहीं पढ़ पाते और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी नहीं बना पाते।
आप बताइए, बिहार में लालू यादव की बिरादरी, यादव बिरादरी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक बहुसंख्यक समाज के भीतर है तो राजेश राम की बिरादरी का। और कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जहां राजेश राम की ब्रांडिंग करने की जरूरत थी वहां ये लोग पिछड़ गए। मतलब जिस चेहरे को बेचकर वोट लेना था। आप देखिए मुकेश सहनी क्या कर रहे थे। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बता करके पब्लिक के बीच में अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और अड़े हुए थे डिप्टी सीएम डिक्लेयर करो। उनको जैसे लग रहा था कि डिप्टी सीएम डिक्लेयर हो जाने से ही डिप्टी सीएम हो जाएंगे। तो जितनी आबादी 2.5-3% मुकेश सहनी की बिरादरी की है, उससे दोगुनी आबादी राजेश राम की बिरादरी की है। 5.5% के आसपास बताई जाती है जो जाति गणना हुई है बिहार में। वो ब्रांडिंग अगर राजेश राम की होती तो दूसरे दलित समाज भी जुड़ते हैं राजेश राम की बिरादरी के अलावा, और फिर तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन भी बनता। आप देखिए पिछली बार जब महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी तो जितने वोट आए थे उससे आधा % ज्यादा वोट इस बार आए हैं जब 35 सीटें मिली। वोट उससे ज्यादा आए हैं, मतलब वोट घटे नहीं है महागठबंधन के, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना है। मोटे तौर पर कहें तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से जो नुकसान एनडीए को पिछली बार हुआ था वो उनके गठबंधन में होने की वजह से उस नुकसान की भरपाई हो गई है। अब उससे लंबी लकीर इनको खींचने की जरूरत थी, तो ये लंबी लकीर इन लोगों को लगा कि मुकेश सहनी आ जाएंगे तो इंटायर अति पिछड़ा के नेता हो जाएंगे। अरे भाई वो अति पिछड़ा की बात कब कर रहे थे, वो तो सन ऑफ मल्लाह के नाम से अपनी ब्रांडिंग किए हुए थे। और ऊपर से 10,000 रुपए वाली स्कीम उनके समुदाय में ठीक ठाक संख्या में पहुंच रही थी, आप जानते हैं जी। तो जहां से ब्रांडिंग की जरूरत थी वहां वो हो नहीं पाया। तो जहां तक आप कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को हटाना, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बनाए रखेगी या हटाएगी, या प्रभारी को बनाए रखेगी या हटाएगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाना ये एक समझदारी भरा कदम तो मुझे दिखाई नहीं देता।